हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हाँ, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्यों है, प्रियम्बल कहाँ से आया, प्रियम्बल दुनिया में कहाँ से हमें प्रेरणा मिली प्रियम्बल के बारे में, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम ये जानेंगे कि प्रियम्बल किस प्रकार से भारत के संविधान की उत्कर्ष और कुंजी है। प्रियम्बल में जो शब्द हैं उन शब्दों के आधार पर पूरा संविधान लिखा गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में टोटल 88 शब्द है और 88 शब्दों में पूरे संविधान को समेटा गया है। तो हमें ये जानना अनिवार्य है इन शब्दों के अर्थ क्या है, इन शब्दों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। प्रियम्बल में एक तारीख है, उस तारीख का क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है संविधान की प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या। ये है भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला पन्ना जैसे ही पलटते हैं तो यहाँ पर प्रियम्बल लिखी हुई है और उसको लिखा हुआ है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। और इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों की संख्या है 88। इस पूरी प्रस्तावना में कितने शब्द है? टोटल 88 शब्द है। शब्दों की संख्या पे अगर जाएं तो प्रारंभ में शब्द इतने ही नहीं थे। प्रस्तावना के जो शब्द है, शब्दों की संख्या प्रारंभ में 85 हुआ करती थी। प्रारंभ में शब्द कितने थे? 85। और आज इसमें शब्द बढ़कर कितने हो गए? 88। तो अब इसमें शब्द कितने बढ़े हैं? टोटल 3 शब्द बढ़े हैं। अब हमें जानना जरूरी है कि प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से बढ़ गए। तो पहला तो शब्द बढ़ा है समाजवाद। कौन सा शब्द बढ़ा है? समाजवाद। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द है अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में नए जोड़ दिए गए। और नए कब जोड़े गए और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो यहां पर आता है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, इस दौरान ये 3 शब्द नए जोड़ दिए गए और शब्दों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 88। अब आप ध्यान से पहले तो इन शब्दों को सुने, उसके बाद में हम एक एक शब्दों के बारे में, एक एक शब्द के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक डायग्राम से पूरी प्रस्तावना को समझेंगे। तो प्रस्तावना में क्या है, आप ध्यान से सुना। आपने किताब, स्कूल की किताबें होती है गवर्नमेंट की, उसके पीछे भी छपा होता है भारत के संविधान नाम से और हम भारत के लोग वगैरह। तो यही तो प्रस्तावना है। इसके अंदर जो शब्द लिखे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का वो आधार और निष्कर्ष है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और इस राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है? ये है संविधान की प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना को आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
कि जैसे मैंने बोला वैसे के वैसे आप बोलो, ये आवश्यकता नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको बस इतना जानना है कि कौन से शब्द का अर्थ क्या है और प्रस्तावना में कौन सा शब्द है या कौन सा शब्द नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। अब 4 शब्द आपको दे दिए, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। या 4 शब्द दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद या पंथ निरपेक्ष। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं तो प्रस्तावना के शब्दों का क्रम पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में आए हुए शब्दों को क्रम से सजाएं। तो हमें यहां पर यह जानना जरूरी है कि प्रस्तावना में जो शब्द पूछे गए हैं उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है। चलिए तो हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो आपको प्रस्तावना मैंने बताई थी, इसी प्रस्तावना का हम ऑपरेशन करते हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व, इन मूल तत्वों को समझना हमें। 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रस्तावना के कितने मूल तत्व है? टोटल 4 है। इन 4 मूल तत्वों में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो इसमें शामिल है शक्ति का स्रोत। इस प्रस्तावना में इतनी ताकत आई कहां से? संविधान में इतनी ताकत आई कहां से? इसका स्रोत क्या है? और दूसरा हमें यह जानना है कि भारत की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंडिया, क्या कहें तो भारत की प्रकृति। और तीसरा है इसमें संविधान का गोल, गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कह सकते हो संविधान का उद्देश्य। इस संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, यह भी प्रस्तावना से पता लगेगा। और लास्ट में संविधान कृति, इस संविधान को किसने स्वीकृत किया। यह जानने के बाद में आपको यह पता लगेगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के 4 जो है बेसिक जो है एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट्स है। देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत में एक सेंटेंस आता है सबसे पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो ये जो सेंटेंस है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान को शक्ति प्रदान करता है। शक्ति कैसे प्रदान करता है कि इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि भारत का जो संविधान है ये जनता के द्वारा निर्मित है। संविधान किसके द्वारा है? जनता द्वारा निर्मित। जब हमने कहा कि जनता के द्वारा निर्मित है तो शक्ति कहां से प्राप्त करेगा? जनता से। जब संविधान जनता से शक्ति प्राप्त करता है तो शक्ति का स्रोत कौन हुआ? जनता हुई, आम पब्लिक हुई, देश के नागरिक हुए। तो संविधान की अंतिम शक्ति जो है देश की जनता के अंदर है। सिंपल एकदम, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये हमारे देश में आया कहां से? तो आप कहेंगे
ये तो हमारे देश में आया है अमेरिका से। कहां से आया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। अमेरिका के संविधान में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भारत के संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी जगह भारत लिख दिया। तो ये वाक्य हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। अमेरिकी संविधान से लाइन सीधी की सीधी उठाई है और हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल की। हम भारत के, अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रकृति। जब हम प्रकृति पर आते हैं तो प्रकृति में सबसे पहला है कि भारत को यह प्रभुत्व संपन्न बना रहा है। भारत को क्या बना रहा है? प्रभुत्व संपन्न, या इंग्लिश में कहें तो सोवरेन। प्रभुत्व संपन्न देश है भारत। दूसरा, समाजवादी है भारत। और तीसरा, समाजवादी या इंग्लिश में कहें तो सोशलिस्टिक। तीसरा, पंथ निरपेक्ष है भारत, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। चौथा, लोकतंत्रात्मक है भारत। भारत क्या है? लोक तंत्रात्मक। और पांचवा है कि भारत गणराज्य है। भारत क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक स्टेट। देखो, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट, ये जो चार वर्ड है, इन शब्दों से हमें पता लगता है कि भारत का नेचर कैसा है। कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत में समाजवादी व्यवस्था है, संसाधनों का इस्तेमाल और वितरण सरकार खुद करती है। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कि देश का कोई विशिष्ट धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है यहां पर। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि यहां पर सरकार जो चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनहित में काम करती है। अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र कहलाता है। गणराज्य में गण का मतलब है जनता और राज्य का मतलब देश। देश का मुखिया गण के द्वारा जब निर्वाचित होता है उसे हम कहते हैं गणराज्य। देश का मुखिया है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं होता है, इसलिए भारत को हम क्या कहेंगे? गणराज्य। उसके बाद में आता है कि संविधान का उद्देश्य। इसी प्रस्तावना से हमें ज्ञात होता है संविधान का उद्देश्य। संविधान के जनहित में 3 उद्देश्य है। पहला है न्याय। पहला क्या है? न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। और तीसरा है समता, इक्वलिटी। इनकी संविधान के ये 3 गोल है जो जनहित में जनता को उपलब्ध करवाना है। न्याय, टोटल कितने न्याय है संविधान में? तो यहां पर न्याय है 3। पहला है सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस। दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
अब यहां पर स्वतंत्रता है टोटल 5। प्रस्तावना में नागरिकों को 5 स्वतंत्रता लिखी है। पहली है विचार, पहली स्वतंत्रता कौन सी है? विचार। और दूसरी है अभिव्यक्ति। विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 4 क्या है? ये सॉरी 5 क्या है? स्वतंत्रता है। ये संविधान के गोल के अंतर्गत आती है कि संविधान कहता है कि नागरिकों को ये लिबर्टी प्रोवाइड करना है। विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, धर्म, वर्शिप, सॉरी धर्म, फेथ, उपासना। विश्वास, फेथ, धर्म, बिलीफ, उपासना, वर्शिप। ये जो है 5 स्वतंत्रता नागरिकों के लिए। समता है टोटल 2। एक है प्रतिष्ठा, कि व्यक्ति अपना जीवन प्रतिष्ठा पूर्वक बना सकता है। और दूसरा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को प्रतिष्ठा पूर्वक बनाने का समान अवसर मिलेगा, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसके लिए? स्टेटस के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेटस। तो संविधान का ये 3 उद्देश्य है और 3 उद्देश्यों में ये अलग अलग चीजें शामिल की हुई है। उसके बाद में है संविधान की प्रकृति, सॉरी स्वीकृति। संविधान की स्वीकृति की जब हम बात करते हैं तो संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को हुई है। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहां पर संविधान को हमने सबसे पहले क्या किया? अंगीकृत किया। अंगीकृत यानी कि किसी को भौतिक रूप से अपना लेना, एडॉप्ट करना। फिर हमने अधिनियमित किया। अधिनियमित का मतलब होता है कानूनी रूप से अपनाना, इनेक्ट करना। फिर हमने किया आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ अपनाना, टू ओवर सेल्फ। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन तीनों में कॉमन बात है कि संविधान को जनता ने अपना लिया। तो पूरी प्रस्तावना को इस प्रकार से हमने खोल दिया है। पूरी प्रस्तावना को खोलने के बाद में ऐसी दिखती है प्रस्तावना। तो शक्ति का स्रोत हमने पढ़ा, हम भारत के लोग। भारत की प्रकृति हमने समझी कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देश्य हमने समझे, न्याय, स्वतंत्रता, समता। और संविधान की स्वीकृति हमने समझी कि ये। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब होता है कि देश आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं होना प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। आंतरिक रूप से प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि देश की सरकार जो भी काम करेगी कानून के दायरे में करेगी और देश की जनता को स्वीकार करना होगा। ये होता है आंतरिक प्रभुत्व संपन्न। बाहरी रूप से प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई दूसरा देश हमें आदेश नहीं दे सकता कि ये कानून बनाओ, ये योजना बनाओ, ये संस्था बनाओ, ऐसे काम करो। तो हम आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब होता है कि देश में जो संसाधन है उनका उत्पादन और वितरण दोनों सरकार के द्वारा किया जाएगा। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी कंपनी, सरकारी शहर। समाजवाद इसका उल्टा होता है पूंजीवाद। समाजवाद का उल्टा क्या होता है? पूंजीवाद। जहां संसाधनों का उत्पादन और वितरण दोनों कौन करता है? प्राइवेट लोग करते हैं, पूंजीपति करते हैं। जैसे प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी वगैरह।
भारत में प्रैक्टिकली देखें तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको बोलते हैं हिंदी में। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि देश में समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण होगा, एक तरफ समाजवाद एक तरफ पूंजीवाद। जैसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक तरफ हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में और संविधान में कहीं पूंजीवाद कैपिटलिस्टिक शब्द नहीं है। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द का मतलब होता है कि देश या सरकार का कोई विशिष्ट धर्म न होना और सभी धर्मों को सम्मान प्रदान करना और सभी को बराबर मानना। लोकतंत्रात्मक, लोक और तंत्र, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो चलाने वाले जनता के प्रतिनिधि हो। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। दुनिया में एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि यहां पर जो लोकतंत्र है वो डायरेक्ट है। बाकी दुनिया में कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। गणराज्य में गण का मतलब जनता, राज्य का मतलब देश, देश का मुखिया गण के द्वारा निर्वाचित हो, वंश के आधार पर न हो, हम कहते हैं गणराज्य। उसके बाद में न्याय की बात कर लें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में सभी लोगों को धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर समान मानना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है देश में संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करना कि गरीब और अमीर का गैप कम से कम हो, उसे हम कहते हैं आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय में, राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि देश में सरकार को चुनने का अधिकार और व्यक्ति को चुने जाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का अधिकार, सरकार की निरंकुशता को कंट्रोल करने का अधिकार और साथ साथ जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका समान रूप से लाभ प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक न्याय कहलाता है। स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता। देखो, विचार अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 में है और विश्वास, धर्म, उपासना ये अनुच्छेद 25 में है। विचारों की एप्लीकेशन को हम कहते हैं अभिव्यक्ति। थॉट जब दिमाग में आता है तो उसको बाहर प्रदर्शित करना एक्सप्रेशन कहलाता है। विश्वास का मतलब किसी में भी विश्वास रखना, किसी को भी मानना, धर्म में मानना। उपासना का मतलब पूजा पाठ करना। प्रतिष्ठा और अवसर, समान अवसर, व्यक्ति को अपना जीवन प्रतिष्ठा पूर्वक बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलेंगे। बाकी आ जाती है संविधान की स्वीकृति में। यहां पर 26 नवंबर 1949 ये जो तारीख है, इस तारीख का बड़ा महत्व है। इस तारीख को भारत का संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था, लागू नहीं हुआ था। आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे इस तारीख को, लेकिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था, तो हम कहते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करना। संविधान की 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से पूरी संविधान सभा ने इसको पास किया और ये मंजूर किया कि ये संविधान हमें स्वीकृत है। चलिए, तो ये तो बात होगी इन शब्दों की। उसके बाद में कुछ हम और बातें भी कर लेते हैं। और बातें हम क्या करेंगे, देखो, जो संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं, इस प्रस्तावना के ऊपर विश्व की महान क्रांतियों का भी प्रभाव है। विश्व की क्रांतियों का प्रभाव। विश्व की महान क्रांतियों की बात करें तो 3 क्रांतियां आती है।
अमेरिका की क्रांति, (1776) अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी प्राप्त करने का, और ये क्रांति का रूप धारण कर लेता है। और इसमें जो मांगे हुई वो मांगे थी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की। जनता ने जो मांग की थी कि हमें आजादी चाहिए व्यक्तिगत रूप से और राजनीति से, राजनीतिक निरंकुशता से। इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से 1793 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। तो अमेरिकी क्रांति का भारत की प्रस्तावना पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ी छाप जो है छोड़ कर गए। भारत के संविधान निर्माताओं ने इससे बहुत कुछ सीखा कि भारत में कभी ऐसा नहीं हो, इसलिए हमने पहले ही डाल दिया कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, राजनीतिक न्याय वगैरह वगैरह। उसके बाद में एक क्रांति आती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति आई 1789 में। यहां पर शब्द आते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से आए। एक क्रांति है रूस की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, रूसी या बोल्शेविक क्रांति। ये है 1917 की। ये क्रांति कब की है? 1917 की। इस क्रांति के अंतर्गत आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट आया था। कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? आर्थिक न्याय। तो अमेरिकी क्रांति से एक तो व्यक्तिगत, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, ये कॉन्सेप्ट आया था अमेरिका से। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 महान क्रांतियों की छाप पड़ी है, और वो भी गहरी छाप पड़ी है। कोई भी देश जब अपना संविधान बनाता है, अपना कानून बनाता है, तो दुनिया से बहुत कुछ सीखता है वो, और दुनिया के संविधानों का प्रभाव, दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव भी उस संविधान को प्रभावित करता है। तो भारत के संविधान में भी इसका बड़ा असर रहा है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा होगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू लेकर आए थे, और उद्देश्य प्रस्ताव कहां पर लाया गया था? ये लाया गया था संविधान सभा में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आया था? तो लेकर आए थे नेहरू। और लेकर कब आए थे? तो वो तारीख है 13 दिसंबर 1946। इस तारीख को नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, और उसके ऊपर एक लंबा भाषण दिया और बताया संविधान सभा के सदस्यों को, आज हम देश का संविधान बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस संविधान के अंदर ये प्रावधान होंगे, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, इस देश में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेंगे, और स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाएगी। अगर आप सब लोग सहमत है तो इस
उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करें, हम संविधान निर्माण कार्य स्टार्ट करते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और पारित होने के बाद ही संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो ये नेहरू का एक भाषण था जिसको लास्ट में छोटा करके प्रस्तावना का रूप दिया गया। इसलिए कहते हैं कि प्रस्तावना और उद्देशिका नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में इसको रखा था। और संविधान सभा में जब रखा तो भाषण जो दिया था नेहरू ने, वो भाषण इन्हीं शब्दों के ऊपर आधारित था। उसके बाद में यहां पर आता है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसका आंसर है अब तक केवल 1 बार। अब तक कितनी बार? केवल 1 बार। प्रस्तावना में 1 ही बार संशोधन हुआ है और वो जो संशोधन हुआ वो कौन से नंबर का संशोधन था? 42वां। तो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में हुआ था 1976 में, और इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक समाजवाद जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और एक अखंडता जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो यहां पर इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हुआ था और इसी के अंतर्गत ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में आए। के बाद में हम बात करें कि प्रस्तावना के बारे में, तो किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है? संविधान की आत्मा, एक शब्द आता है संविधान की आत्मा। देखो, आत्मा की जब बात करते हैं तो एक तो अनुच्छेद 32 है और एक है प्रस्तावना। ये 2 आत्माएं हैं। संविधान में टोटल आत्मा कितनी है? 2 है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सॉरी, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। वहीं पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले एक तो है नेहरू और एक है ठाकुरदास भार्गव। नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। लेकिन जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं और नाम ना नेहरू ठाकुरदास मिले ना अंबेडकर मिले, तो आप मानेंगे प्रस्तावना को ये आत्मा मानेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को देखने से ऐसा लगता है कि संविधान की आत्मा है। लेकिन अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी ये लेता है, इसलिए मेरे हिसाब से ये आत्मा है। तो इस प्रकार से इसको समझना है आपको। उसके बाद में के.एम. मुंशी का नाम आता है। नाम किसका आता है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का राजनीतिक भविष्य है।
उस संविधान का क्या है? राजनीतिक भविष्य। प्रस्तावना संविधान का क्या है? राजनीतिक भविष्य। अगर आप प्रस्तावना को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जनहित में इस्तेमाल करते हैं, देश हित में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी राजनीति का भविष्य उज्जवल रहेगा। और बाकी अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य भी अंधकार में रहेगा। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना हमने पढ़ी, अब जब संविधान हमने बनाया उस समय दुनिया के अनेक संविधानों को हमने पढ़ा और ये पूरी प्रस्तावना हमने अमेरिकी संविधान से ली है। प्रस्तावना कहां से ली है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। प्रस्तावना कंप्लीट अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है, भाषा शैली, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ये विदेशी स्रोतों में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस प्रस्तावना को कंप्लीट किया। और अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो शुरू से देखकर लास्ट तक आप पूरी प्रस्तावना को देखें। और हमने संभावित सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, एक एक करके हमने उसकी चर्चा की। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।